नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एक्चुअली 20 मई को ये निश्चित हो जाएगा कि यूपीएससी हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब कराएगा कब नहीं कराएगा। लेकिन फिर भी भले ही कुछ लेट करे लेकिन एग्ज़ाम तो कराएगा ना। तो इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के नज़रिए से, जिसमें हम अभी कंटिन्यू आर्ट एंड कल्चर के बहुत इम्पोर्टेंट लगभग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे, 20-20 क्वेश्चंस करके। और मुझे ये बस कहना है कि यदि आप अपने क्लास 11th की फाइन आर्ट बुक के साथ इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सुनते हुए चलेंगे तो आर्ट एंड कल्चर से किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को आप हल कर पाने में बहुत ही सहज होंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। जो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय वास्तुकला एवं स्थापत्य कला। इसमें लगभग 67 या 70 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आज हमारा ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस ये है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी बाग गार्डन में बड़ा गुंबद, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। ये कह रहा है कि उपर्युक्त स्मारकों के निर्माण का सही कालक्रम निम्न में से कौन सा है। मुझे ये बताना है कि इसका कालक्रम कब है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन चारों के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इसके कालक्रम को अरेंज करने में बहुत सहज हो जाएंगे। देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिला बनवाया। यह लाल बलुआ पत्थर निर्मित भारत की सबसे ऊंची लगभग 238 फीट मीनार है। इसका निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया था। इसे वर्ष 1993 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से निकल के आ गया आपका आंसर कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में बनवाया और 1993 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और फिर इसके बाद हम चलते हैं गयासुद्दीन, देखते हैं क्या है। गयासुद्दीन तुगलक 1321-1325 में किले बंदी वाले तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया, जिसमें 52 द्वार थे। किले की नींव और दीवारें बहुत मोटी हैं, अनगढ़ पत्थरों से भी बनी हुई हैं। तो हमारा जो ये क्या है, तुगलकाबाद नगर, ये निकल के आया 1321 से 1325। और फिर उसके बाद लोधी बाग स्थित बड़ा गुंबद 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के शासनकाल में निर्मित स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। तो ये हमारा कब का 1494 किसके शासनकाल है, सिकंदर लोधी रोधी सिकंदर लोधी के शासनकाल में 1494 में। अब हम देखते हैं आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण। यह कब का है, यह मुगल बादशाह अकबर ने 1571 ईस्वी से 1573 ईस्वी के मध्य कराया था। फतेहपुर सीकरी 1572 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। इसे वर्ष 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार से हमारा आंसर जो हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। एलिफेंटा द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से ये बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए एलिफेंटा द्वीप के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं, फिर जब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे ना तो उसे बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर पाने में बहुत सहज महसूस करेंगे। तो देखते हैं एलिफेंटा द्वीप के बारे में। देखिए एलिफेंटा द्वीप जो है महाराष्ट्र में मुंबई से 3 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है और 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण इसे एलिफेंटा नाम दिया था। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ चीज़ ये, इसे एलिफेंटा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो पत्थर के बने हाथी के कारण इसे एलिफेंटा नाम दिया। वो भी देखिए इसमें किसका जिक्र है, पुर्तगाली को, क्योंकि ऑप्शन में ये कैसे कर घुमा देता है कि 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश के द्वारा या फिर अफगानों के द्वारा। यहाँ क्या है, पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण से एलिफेंटा नाम दिया। और इसमें एक विशाल गुफा मंदिर भी है जो भगवान शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है, भगवान शिव से। अब यहाँ ऑप्शन में कैसे ये गड़बड़ कर देता है, भगवान विष्णु से संबंधित है या फिर किसी और का नाम लेता है। फिर उसके बाद इसमें भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है, यह पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं एलिफेंटा द्वीप के बारे में। एक विशाल हाथीनुमा संरचना वहाँ पाए जाने के बाद ब्रिटिश द्वारा इसे यह नाम दिया गया। देखिए
हम इसमें सही सिलेक्ट करना ना। देखिए आपका ऑप्शन से यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है ना, क्योंकि अभी हमने क्या किया, अब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण इसे एलिफेंटा नाम दिया। और ये ऑप्शन आपका गलत है, मैंने इसे करेक्ट कर दिया। इसमें एक विशाल गुफा है, इसमें एक विशाल गुफा भी है, नहीं ऐसा तो मेरे पढ़े हुए ऑप्शन में ऐसा मुझे कहीं भी नहीं दिखा। और इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विष्णु की एक भव्य नक्काशी के लिए सुविख्यात है, ऐसा भी ऑप्शन में कहीं नहीं। और यह पाशुपत संप्रदाय पंथ से संबंध है, ये अभी अभी हम लास्ट में बताएं आपको। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ये बेटर या होगा यदि हम एक बार थोड़ा सा गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य से संबंधित कुछ बातें जान लें, तो फिर हम ऑप्शन पे आते हैं, फिर उसके बाद हम अपना आंसर ढूंढ पाएंगे। देखते हैं जो गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य था, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य हमारा मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ हुआ, जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती है। इस काल के मंदिरों की छतें अधिकांशतः सपाट होती थी। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। कानपुर स्थित भीतर गांव का जो मंदिर है केवल ईंटों से ही निर्मित है। और चबूतरे पर जो निर्मित इन मंदिरों में द्वारपाल के स्थान पर मकरवाहिनी, गंगा एवं कुर्मवाहिनी, यमुना की प्रतिमाएं बनी थी। मंदिर का जो भीतरी भाग सादा होता था, जबकि द्वार एवं स्तंभ अलंकृत होते थे। मंदिर में गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दालान होता था, जिसमें एक सभा भवन से होकर प्रवेश किया जाता था। यदि हम ऑप्शंस को पढ़ लें तो क्या होगा इसमें, गुप्तकालीन मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ हुआ, जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती थी, ऑप्शन सही है। इस काल के मंदिरों की छतें अधिकांशतः सपाट होती थी, किंतु शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था, ये भी सही है। कानपुर स्थित जो भीतर गांव का जो मंदिर है केवल ईंटों से ही निर्मित है, ये भी सही है। लेकिन मंदिरों के द्वार एवं स्तंभ मंदिर के भीतरी भाग की तरह अलंकृत एवं सुसज्जित होते थे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आंसर हम देख चुके हैं। चबूतरे पर निर्मित इन मंदिरों में द्वारपाल के स्थान पर क्या होती, मकर वाहिनी, गंगा एवं कुर्म वाहिनी, यमुना की प्रतिमाएं बनी थी। मंदिर का भीतरी भाग सादा होता था, भीतरी भाग क्या था इसका, सादा होता था, जबकि द्वार एवं स्तंभ अलंकृत होते थे। इसलिए हमारा इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शंस सही हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। ये क्या कर रहा है, 15वीं शताब्दी में रोम के स्थापत्य की नई शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रोम के 15वीं शताब्दी रोम के स्थापत्य की जो नई शैली थी वो क्या थी, फिर हम उसके बाद ऑप्शन पढ़ते हैं प्रश्न में क्या कर रहा है। तो अंग्रेजों ने भारत में जो स्थापत्य शैली अपनाई उसे नव रोमन शैली भी कहा जाता है। नई दिल्ली का स्थापत्य इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, और दिल्ली को हिंदुस्तान का रोम कहा जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए, जिससे पूछता है हिंदुस्तान का रोम किसे कहा जाता है, तो क्या है, दिल्ली। इसमें जो प्राच्य रूपांकनों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, नव रोमन शैली में प्राच्य रूपांकनों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और जो यह नव रोमन शैली थी तत्कालीन भारत में चल रही सभी स्थापत्य शैलियों का संगम है। अपनी हाइब्रिड प्रकृति के कारण इसमें सादगी, आधुनिकता और उपयोगिता के साथ समझौता भी करना पड़ा। इसकी क्लासिकी शैली से परिचित वास्तुकार धनी व्यापारियों और अभिजनों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं, ये इसमें हमारा ऑप्शंस क्या पूछा क्या है। पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या सही बताना है या सही नहीं बताना है, क्योंकि अक्सर हम ये निश्चित न कर पाने के चक्कर में जो को प्रश्न आता रहता है उसे भी हम गलत कर देते हैं। तो ये क्या करें, 15वीं शताब्दी में रोम के स्थापत्य की नई शैली के बारे में इनमें से कौन सा सही है, अर्थात मुझे इन तीनों ऑप्शन से मुझे बताना है कौन सा सही। अतीत से पूरी तरह विच्छेद इसकी विशेषता थी, तो आप बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे ना इसमें कि नौ जो इसमें प्राच्य रूपांकन जो था, प्राच्य रूपांकनों का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। तो ये कैसे हो सकता है कि अतीत से पूरी तरह विच्छेद इसकी विशेषता थी। एक गलत हो गया, जब एक गलत हो गया तो हमारा एक ऑप्शन इसका गायब हो गया, ए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका 2 और 3 ऑप्शंस। यह वस्तुतः साम्राज्यिक रोमन शैली का पुनरुत्थान था, बिल्कुल सही है, हम बता ही चुके हैं। क्लासिकी शैली से परिचित वास्तुकारों को धनी व्यापारियों और अभिजनों द्वारा नियुक्त किया गया जाता था,
ये भी ऑप्शन आपका सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप बस 1 मिनट के पीछे इस वीडियो को कीजिए और एक बार फिर से वही जो हम डिस्कस किए थे रोमन शैली के बारे में, आप उसको बारे में सुनिए, फिर से आप प्रश्न देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। स्थापत्य कला को बेसर शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, इसमें बेसर शैली से संबंधित आ गया है। अब बेसर शैली से संबंधित आ गया है तो सबसे पहले मुझे जो मंदिर निर्माण की 3 शैली हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो मुझे होना ही चाहिए। तो इसलिए पहले हम देख ही लेते हैं, नहीं ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारे प्रश्न में नागर शैली का भी क्वेश्चन आएगा, द्रविड़ का भी आएगा, तो हम डिस्कस करते चलेंगे। तो हम प्रश्न देखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जो बेसर शैली है, बेसर यह शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिला जुला रूप है। बहुत सही है, ये ऑप्शन सही है। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक, देखिए यही गलत है, क्योंकि हमारा जो, यदि हम बात करें नागर शैली की, सबसे पहले नागर शैली आती है, ये हमारे उत्तरी भारत का हिस्सा है। तो ये है हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक है, और या विंध्याचल पर्वत तक है। और जो हमारा बेसर, उसके बाद बेसर शैली आता है। बेसर शैली जो है विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक है। और फिर उसके बाद आता है दक्षिण का द्रविड़ शैली, ये कहाँ से है, कृष्णा नदी से लेकर के ये कन्याकुमारी तक। हाँ फिर सॉरी, तो अब हम देख लेते हैं। तो फिर ये हमारा 2 ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि जो बेसर शैली है वो विंध्याचल पर्वत से लेकर के ये दक्षिण में कहाँ तक है, कृष्णा नदी तक है, कृष्णा नदी के किनारे तक है। खजुराहो के मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण है, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी दिया है। तो आप बताइए ये सही होगा या फिर गलत होगा। ये भी गलत है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। केवल एक सही है, क्योंकि इसमें पूछा है ना उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। थोड़ा सा ये यदि हम व्याख्या जानने की कोशिश करते हैं, तो हिमालय से विंध्याचल तक नागर शैली प्रचलित है। बेसर शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से द्रविड़ शैली विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं, और कृष्णा मंदिर से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। जो खजुराहो का मंदिर है वो नागर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं, न कि बेसर शैली के। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इसमें क्या कर रहा है, हमें मिलाना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। राजवंश दिया है, उनसे संबंधित वास्तुकला दिया है। तो राजवंश क्या है, चालुक्य, होयसल, पांड्य, पूर्वी गंग, और ये कुछ वास्तुकला सूर्य मंदिर, कोणार्क, पटकल मंदिर, केशव मंदिर, सोमनाथपुर, चिदम्बरम मंदिर का पूर्वी गोपुरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देख लेते हैं सबसे पहले इनके जो राजवंश दिया है इनके वास्तुकला के बारे में, तो हम ऑप्शन पे सीधे आते हैं, तो आप खुद ही उसका आंसर बता पाएंगे। जो हमारा पडक्कल के मंदिरों में चालुकालीन स्थापत्य पूरे निखार पर है, इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो हमारा ये जो ऑप्शन से एक निकल के आया है क्या, पडक्कल के मंदिर किससे संबंधित है, चालुक्यकालीन स्थापत्य। अब आप खुद इसे रिलेट करते जाइए, ए का क्या हो गया, 2 हो गया, ए का 2। इस प्रकार से हमारे ए और बी ऑप्शंस कट गए, बचे कौन, सी और डी। अब हमारा ए तो हो चुका है, अब हम देख लेते हैं बी। बी कौन है, होयसल राजवंश। अब होयसल राजवंश के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। सोमनाथपुर का जो केशव मंदिर है, होयसल वास्तुकला का विशिष्ट मंदिर है। यह मंदिर बेसर शैली की परिपक्वता को प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले हमारा आंसर तो मिल गया, सोमनाथपुर का जो केशव मंदिर है किससे संबंधित है, होयसल वास्तुकला से। मतलब बी का 3 सही हो गया। अब देखिए सी और डी में बी का कौन सही है, 3 सही है, तो इसलिए हमारा आंसर तो डी हो गया। लेकिन इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ढूंढने का प्रयास करते हैं। अभी हम क्या बताया आपको, सोमनाथपुर का जो केशव मंदिर है होयसल वास्तुकला का विशिष्ट मंदिर है, और ये जो मंदिर है बेसर शैली की परिपक्वता से प्रस्तुत है। अब यही एक ऑप्शन से ए बता सकता है ना, सोमनाथपुर का जो केशव मंदिर है किससे है, नागर शैली से, द्रविड़ शैली से, लेकिन आप जान गए होंगे किससे संबंधित है, बेसर शैली से। और फिर उसके बाद अभी तो छोड़ नहीं सकते भाई, 2 और डिस्कस कर लेते थोड़ा थोड़ा। चिदम्बरम मंदिर विभिन्न पांड्य राजाओं एवं स्थानीय शासकों द्वारा निर्मित किया गया है।
जो कोणार्क के सूर्य मंदिर है या पुरी ओडिशा का जो निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया है। तो इसलिए हमारा आंसर डी हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। 7 हमारे क्या है, मंदिर स्थापत्य की नागर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें जानना है इसमें नागर शैली के बारे में। नागर शैली के जो मंदिर हैं सामान्यतः हिमालय तथा विंध्य क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। पिछले 2 प्रश्नों में ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा इसका, आप खुद ही सोचिए, फिर आंसर तो हम बताएंगे। फिर क्या कर रहा है, जो नागर शैली है इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण इसका पिरामिडी शिखर है। तो आप लोग तो इसका आंसर जान ही गए होंगे। 2 को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन में होंगे, मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ, लेकिन ए तो आप जान गए होंगे, वो पूरी तरह सही है और आपका आंसर भी ए ही है, क्योंकि जो पिरामिडी शिखर है ये किससे संबंधित है, द्रविड़ शैली से संबंधित है। फिर भी हम थोड़ा व्याख्या जानने की कोशिश करते हैं। मंदिर स्थापत्य की नागर शैली का विकास हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक हुआ है। ये मंदिर मुख्यतः नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में निर्मित है। देखिए जो नागर शैली है ना, यहाँ भी एक फैक्ट ये आपको दिखेगा कि ये मंदिर जो मुख्यतः नीचे से मतलब आधार से यदि हम ऊपर तक देखेंगे तो ये आयताकार रूप में निर्मित है। अब यही प्रश्न थोड़ा सा कह देगा कि जिसका आधार से लेकर के शीर्ष तक किस रूप में है, वर्गाकार को छोड़, लेकिन ये किसी आयताकार रूप में निर्मित होते हैं। अब हम देखते हैं जो प्राकार क्या है, एक प्रकार का 4 दीवारी होता है। गोपुरम क्या है, यह प्रवेश द्वार होता है। वर्गाकार या अष्टकोणी गर्भगृह ये सब क्या है, रथ होते हैं। पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, विशाल संकेंद्रित प्रांगण तथा अष्टकोणी मंदिर संरचना, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, ये सब किसके विशेषताएं हैं, ये सब द्रविड़ शैली की विशेषताएं हैं, न कि नागर शैली की। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। इसमें देखिए क्या दिया, इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली दिया है और उसके स्थान के बारे में दिया है। तो ये आपको बताना है, दिल्ली है, जौनपुर है, गुजरात है, इसके जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली किससे संबंधित है। तो शाही शैली, तो हम थोड़ा बहुत पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शाही शैली का क्या एग्जाम्पल है, दक्कनी शैली, प्रांतीय शैली, फिर हम ऑप्शन देखेंगे, फिर आप अपने आप ही स्वतः ही इसका आंसर खुद समझ जाएंगे। तो हम देखते हैं जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला है इसके अध्ययन को पारंपरिक रूप से हम नहीं निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा गया है। हाँ, जो भी भाई स्ट्रक्चर है उनके अकॉर्डिंग। तो फिर इसमें क्या है, शाही शैली के एग्जाम्पल्स क्या हैं, दिल्ली सल्तनत। प्रांतीय शैली के एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं, मांडू आता है, गुजरात आता है, बंगाल आता है और जौनपुर आता है, जहाँ से मैं भी हूँ, वो प्रांतीय शैली से। अब आप अपना रिलेट कर लीजिएगा, आप कहाँ से हैं और आप किस शैली से बिलोंग करते हैं। मुगल शैली में क्या क्या आ जाता है, दिल्ली आता है, आगरा आता है और लाहौर आता है। दिल्ली दोनों में आता है, मुगल शैली में भी और शाही शैली में भी। अब दक्कन शैली की बात कर लेते हैं। दक्कन शैली में कौन कौन आता है, बीजापुर, गोलकोंडा, ये है आपका। तो फिर हम इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे कौन सा होगा, 1 और 3 सही है। कि शाही शैली में दिल्ली आता है, सही है। प्रांतीय शैली में कौन सा आता है, प्रांतीय शैली में गुजरात आता है, सही है। जौनपुर भी किस में आता है, प्रांतीय शैली में ही आता है। तो इसलिए आप अगर एक बार इसको ना वीडियो को बस 1 मिनट पीछे करके ये इसको रिवाइज कर लेंगे, शाही शैली, प्रांतीय शैली, मुगल शैली, दक्कन शैली का जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बताया है ना, उससे और भी अगर आगे कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो आप करने में बहुत सहज होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। इसमें क्या है, ऐहोल वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें मुझे ऐहोल वास्तुकला के बारे में बात करना है और मुझे आंसर भी अपना ढूंढना है। तो हम थोड़ा बहुत प्रश्न ही देख लेते हैं सीधे। चालुक्य युग में ऐहोल को मंदिरों का नागर कहा जाता था, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ऐहोल के हिंदू गुहा मंदिरों में सबसे सुंदर सूर्य का मंदिर है जिसे लाडखा कहा जाता है, यह भी ऑप्शन हमारा सही है। ऐहोल में ही रवि कीर्ति ने जिनेंद्र का मंदिर बनवाया जिसे मेघुती मंदिर कहा जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। फिर सीधे आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले ऐहोल के मंदिर महाराष्ट्र, देखिए यही ऑप्शन सही गलत हो गया, क्योंकि भारत के जो प्राचीनतम मंदिर हैं
प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले ऐहोल के मंदिर ये आपके कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में अवस्थित हैं। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ और इस बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले ऐहोल के मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में अवस्थित हैं। चालुक्य युग में ऐहोल कला और स्थापत्य का प्रमुख केंद्र था। यहाँ अधिकांश मंदिर विष्णु तथा शिव के हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये पूछेगा यहाँ के जो अधिकांश मंदिर हैं किससे संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए विष्णु तथा शिव के हैं। ऐहोल के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का लेख मिला है जो एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। ये क्या कहता है, अमरावती स्थापत्य शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मुझे अमरावती स्थापत्य शैली के बारे में पता होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत जान लेते हैं फिर ऑप्शंस पे आते हैं। इसमें क्या दिया है, ऊपर के कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, मुझे बताना है इसमें कौन से सही नहीं है। तो फिर देखिए, अमरावती शैली का जो विकास है भारत के दक्षिणी भाग में सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। ठीक है, जहाँ गांधार और मथुरा शैलियों में एकल आकृतियों पर बल दिया गया है, वहीं अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन, 3 झुकावों के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। अमरावती शैली का जो विकास है चालुक्य शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ है। देखिए आपको आपका आंसर तो मिल ही गया, ऑप्शन ए, ये नंबर 1 जो प्रश्न कथन 1 दिया है यह सही नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको बताई ना, अमरावती शैली का जो विकास है भारत के दक्षिणी भाग में सातवाहन शासकों के संरक्षण में, न कि चालुक्य शासकों के, और भी कृष्णा नदी के किनारे हुआ है। अब बाकी 2 अपने आप ही सही हैं। अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। ये हमारे ऑप्शन भी था, फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्देश करता है, तो ये तो आपको पता है, बहुत सिंपल है। पंचायतन मंदिर रचना शैली है जिसमें भी एक मुख्य मंदिर बीच में होता था 4 मंदिर उसके कॉर्नर पे होते थे। फिर भी वे थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं, तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है। आमतौर पर हिंदू मंदिर पश्चिम पूर्व धुरी के साथ बनाया जाता है। ऐसे में 4 सहायक मंदिर उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्थित होंगे। और यहाँ हम एक चीज़ कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने का प्रयास क्या करेंगे कि जैसे कभी कभी एग्जाम्स में क्या कर सकता है, वो कुछ मंदिर का नेम दे देगा और पूछेगा बताइए क्या इसमें से ये पंचायतन शैली के या पंचायतन शैली के उदाहरण हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें क्या है, कंदरिया महादेव खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, ये सब किसके पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अब भारत के मंदिरों को निर्माण शैली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, वो आप जानते ही हैं। नागर शैली कहाँ का हिस्सा है, उत्तरी भारत, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत का हिस्सा है, बेसर शैली दोनों का मिला जुला रूप है। और कहाँ से कहाँ तक है, नागर शैली कहाँ से है, आप खुद ही बताइएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे। हम 3-4 बार लगभग बता चुके हैं, फिर भी आगे प्रश्न में आया जरूर डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। कुछ शैलकृत गुफा बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। अब इस प्रश्न में चैत्य विहार के बारे में पूछा है, जो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं वास्तव में चैत्य क्या है, विहार क्या है। फिर हम आएंगे ऑप्शंस पे और आप खुद ही आंसर उसका बता देंगे। जो भारतीय वास्तुकला से संबंधित ग्रंथों में चैत्य शब्द का प्रयोग पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को विहार कहते हैं। और शैलकृत बौद्ध गुफाओं के निर्माण की प्रक्रिया 200 ईस्वी के आसपास ही प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु जो सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन में अत्यंत दक्षता के साथ चट्टानों को तराशकर चैत्य एवं विहार बनाए गए। चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी होता है। इसमें महापुरुषों के अवशेष सुरक्षित होते हैं, अतः चैत्य उपासना का केंद्र बन गए।
बिहार के केंद्र में एक चतुर्भुजाकार या अंडाकार कक्ष होता है। सातवाहनों के समय नासिक, कार्ले, भज प्रमुख विहार थे। कलिंग राजा खारवेल के शासन में जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी एवं खंडगिरी में विहार बनाए गए। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दोनों में अंतर बताना है। विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षु, अभी ऑप्शन पढ़े ये गलत हो गया। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। ये ऑप्शन हमारा सही है। अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है? भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की जो पहाड़ी है शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अब इसमें क्या बताना है, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो सही हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। केवल 3 सही है, बाकी 2 गलत है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। अब 2 गलत क्यों हैं? हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं भीमबेटका एमपी में है, मध्य प्रदेश में, जिनका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, जबकि बादामी की गुफाएं 6 से 8वीं शताब्दी में निर्मित हुई। बराबर की गुफाओं का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि सम्राट अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया। बराबर की शैलकृत जो गुफाएं हैं उनका जो गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि अशोक ने किया था। और फिर हम एक कुछ और भी चीज़ें अगर जानने की कोशिश करें तो एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, जैन एवं हिंदू सभी धर्मों से जुड़े साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। बादामी की गुफाएं 6 से 8वीं शताब्दी में शासन करने वाले वातापी शासक चालुक्यों द्वारा निर्मित की गई। बादामी की 4 गुफाओं में 2 गुफाएं भगवान विष्णु, एक जैन धर्म व एक भगवान शिव से संबंधित है। बराबर की शैलकृत गुफाओं में 4 गुफाएं लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कड़चौपर व विश्व झोपड़ी शामिल है। इनका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने कराया था, जबकि अशोक ने पौत्र दशरथ ने 3 गुफाओं नागार्जुनी गुफाएं का निर्माण कराया था। ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान दी गई थी। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 7 से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। एलोरा की 34 प्रसिद्ध शैलकृत गुफाएं 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। नागर, द्रविड़ और बेसर, ये तो इतना बार पढ़ चुके हैं, इतना बार इसका डिस्कशन में आ चुका है कि आप देखते इसका आंसर समझ गए होंगे। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है? 15 क्या है? 15 निम्नलिखित में किस राजवंश ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर तो आप जानते होंगे, डी है, कि पल्लव राजवंश ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अगर थोड़ा बहुत फैक्ट इसके बारे में और जानना चाहें तो 8वीं सदी में कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लवों ने करवाया। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर का निर्माण 685 से 705 ईस्वी में पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रश्न संख्या 16, पट्टडकल के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी एक जो ऑप्शन सुमेलित करने के लिए आया था ना, प्रश्न संख्या कौन सा था नहीं पता है, लेकिन उस देखिए उसमें इस मंदिर का थोड़ा जिक्र किया गया था। अब देख लेते हैं इसके आंसर के बारे में। क्या पूछा है, इसे बताना क्या है, कौन सा सही है? पापनाथ मंदिर का बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना है। विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों सही है। पापनाथ मंदिर लगभग 680 ईस्वी की, लंबाई 30 मीटर है। उसका बुर्ज उत्तर भारतीय शैली से बना है, छोटा और नीचा है। विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। इसका शिखर बहुत ही ऊंचा है, आयताकार और कई मंजिलों वाला है। इसकी दीवारें रामायण के दृश्यों वाली सुंदर सुंदर मूर्तियों से सजी हुई हैं। चलिए हम प्रश्न संख्या 17 पे। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्नलिखित से किसे निर्दिष्ट करता है? हम एक बार किसके बारे में, हमारा जो द्रविड़ शैली था उस कुछ जो विशेषताएं थे उसके बारे में बता दिए थे। इसमें गोपुरम भी था, लेकिन ये किससे पूछा है? नहीं, ये तो सीधे बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका, मंदिर के प्रवेश द्वार को। फिर भी अगर थोड़ा बहुत व्याख्या देखिए इसका तो
प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। गोपुरम एक आयताकार चतुष्कोण है जिसका आकार कभी कभी चौकोर भी होता है। गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित है। गोपुरम बौद्ध प्रवेश द्वार की उत्पत्ति से संबंधित है। सांची एवं भरहुत स्तूप के तोरण द्वार भी इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। स्तूप के चबूतरे को मेधी भी कहते हैं। इस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, कंबोज साम्राज्य की मंदिर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनवाया। इन्होंने इसमें महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित करवाए। और इससे पूछा कौन सा आंसर है हमारा जो सही है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में कुछ चर्चा में भी रहा था, क्योंकि वहाँ शायद हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, कुछ ऐसा था, आप न्यूज़ पढ़ी होंगी, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इसका फिर भी थोड़ा बहुत व्याख्या जानने की कोशिश करते हैं। कंबोज शासकों ने कंबोडिया और अन्नाम तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, जो 15वीं सदी तक कायम रहा। इस काल में साम्राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि चरमोत्कर्ष पर थी। उन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने मंदिर निर्माण 10वीं सदी में आरंभ किया और प्रत्येक शासक अपनी स्मृति को स्थायित्व देने के लिए एक के बाद एक मंदिर बनवाते रहे। इसमें अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा है। इसमें 3 किलोमीटर की छतदार गलियारे हैं जो देवी देवताओं तथा अप्सराओं की मूर्तियों से सजे हैं, जिसके चौखानों में महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित किए गए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 19, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है। विशाल कक्ष हो ही नहीं सकता, गर्भगृह हो ही नहीं सकता, एक चित्रकारी हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा सी, ऊंचे अलंकृत सिंहद्वार। फिर भी थोड़ा बहुत व्याख्या देख लेते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था जो ऊंची 4 दीवारी से घिरा रहता था। 4 दीवारियों में जगह जगह ऊंचे अलंकृत सिंहद्वार बने होते थे, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 20। प्रश्न संख्या 20, नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन है हमारा जो सही है। गर्भगृह या देउल के ऊपर गुंबद नुमा छत बनी हुई है, ये ऑप्शन सही है। गर्भगृह के सामने मंडप बने होते हैं। आप उत्तर भारत में अपने आसपास के मंदिर से थोड़ा बहुत लिंक कर ही सकते हैं, या फिर कोई और भी मंदिर आप मंदिर घूमने गए होंगे, देखे होंगे, तो आप जानते ही होंगे। फिर भी हम इसका थोड़ा बहुत व्याख्या जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऑप्शन हमारा दोनों सही है। नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। गर्भगृह या देउल, जिसे कक्ष भी कहते हैं, इसकी छत गुंबद नुमा बनी हुई होती है। मुख्य कक्ष अक्सर वर्गाकार होता था। इसकी प्रत्येक भुजा से लगाकर कक्ष बनवाए जा सकते थे। गर्भगृह के सामने एक मंडप भी बनवाया जाता था। कभी कभी मंदिर 4 दीवारी से घिरा होता था, जिस पर बड़े बड़े सिंहद्वार होते थे। इस शैली में खजुराहो व भुवनेश्वर के मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली की संपूर्ण विशेषताओं को स्थापित करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना धैर्य से मुझे सुनने के लिए। और यह वीडियो आप और भी लोगों को सुनाइए और आप कंटिन्यू इसको सुनते रहिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आर्ट एंड कल्चर के सीरीज को कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच।